ठीक है। बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना लेस कंप्रेसिबल होगा, और बी की वैल्यू जितनी कम होगी वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, वो ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि छोटा साइज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? बी मतलब हुआ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, और वन मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उतना आप ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो उससे। और अगर वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया तो आप उसे कंप्रेस कर नहीं पाओगे, वो कम कंप्रेस हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम कंपेयर करते हैं। देखो फर्स्ट है गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस ई। देखो गैस सी है, ठीक है, गैस सी और गैस ई। तो कह रहा है गैस सी का जो वॉल्यूम है वो लेस होगा गैस ए से। तो राइट है या रॉन्ग है ये वाला? बताओ। ए की वैल्यू है, ए में 642.32 और सी है 431.91। तो क्या गैस सी का जो वॉल्यूम है वो ए से कम है, यस या नो? अभी मैंने क्या कहा था आपको? ए की वैल्यू ज्यादा होगी। देखो अभी क्या कहा था? ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। बोला था। ठीक है, ये पता है ना आपको कि ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब बताओ पहला, गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस ए, यस या नो? नो। हाँ, सार्थ सही आंसर है। खुद देखो, सी की ए की वैल्यू दी है 642 एंड, हाँ मनाली सही आंसर है। सी की वैल्यू दी है 431, तो पहला ये गलत हो गया। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड कह रहा है गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन ए। तो ये सही है कि गलत है? आप इसका अपोजिट कर दिया उसने, इसका अपोजिट कर दिया है, गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए। हाँ यस, बिल्कुल सही। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसका चेक करते हैं। गैस बी, देखो गैस बी विल बी लेसर कंप्रेसिबल देन गैस डी। बताओ, गैस बी है जो और गैस डी है, तो कह रहा है कि जो गैस बी है वो लेस कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबल हम किससे देखेंगे? बी वाले वैल्यू से। ठीक है, तो जो गैस बी है वो क्या है? गैस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.01 04136, और ये दिया है 0.4382। तो बी और डी में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? बी की। बताओ, बी और डी में से बी की वैल्यू किसकी ज्यादा है? हाँ अंश गांधी सार्थ, वेरी गुड। तो जिसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगा? ज्यादा कंप्रेसिबल होगा या कम कंप्रेसिबल होगा? जिसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी वो लेस कंप्रेसिबल होगा। वेरी गुड, लेस लेस कंप्रेसिबल। जिसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी वो कम कंप्रेसिबल होगा। ये देखो लिखा हुआ है, अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो लेस कंप्रेसिबल है, और बी की वैल्यू ज्यादा किसकी है? देखो डी की। यानी डी लेस कंप्रेसिबल होना चाहिए था। आया समझ में? डी लेस कंप्रेसिबल होना चाहिए था, लेकिन उसने कहा है कि बी गैस गैस बी विल बी लेसर कंप्रेसिबल, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आया समझ में? ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट तो सही था लेकिन सेकंड क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? फर्स्ट सेकंड। अब हम थर्ड पे आते हैं। देखो थर्ड इज गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस सी। ये तो सही था। देखो यहाँ पे भी वही आया, गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस सी। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं। गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल, देखो इसका उल्टा हो गया। हाँ फिर से बता रहा हूं, देखो गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। तो ये आंसर सही है। देखो ये इसका अपोजिट हो गया। इससे कह रहा है कि गैस बी इज लेसर कंप्रेसिबल देन गैस डी। तो ये गलत था, तो इसका मतलब ये वाला सही है कि गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। तो सी आंसर इज राइट। फिर से बता रहा हूं, देखो अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहली चीज इसको याद करो। दूसरा, बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कम कंप्रेसिबल होगा। क्यों? बी का मतलब क्या होता है? साइज
इफेक्टिव साइज वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना आप उसे कंप्रेस कर नहीं सकते, ठीक है। और बी की वैल्यू जितनी कम होगी वो ज्यादा कंप्रेसिबल हो जाएगी। कंप्रेस कैसे करोगे, जैसे आप प्रेशर, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपने वेसल लिया और यहां से आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो ये ज्यादा का ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, देखो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो उसे कहेंगे कंप्रेसिबल। तो जो ज्यादा कंप्रेस हुआ यानी ज्यादा नीचे पहुंच गया, जैसे ये कहा मैंने सी, तो ये ज्यादा कंप्रेसिबल है। डी का मतलब लेस कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करता है, बी वाली वैल्यू। आया समझ में, क्लियर है या नहीं है, यस नो। बी की वैल्यू ज्यादा हुई तो लेस कंप्रेसिबल होगा, क्यों, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर बी की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा कंप्रेसिबल हो गया। दूसरा, ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो ए क्या बताता है आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। क्लियर है या नहीं आया, अब कोई डाउट? हाँ, सी आंसर। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा उसने पॉइंट 1 2 3 दे दिया आपको, 1 2 3, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो v है आपका, ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी एम पी फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब आपको बताना है, ये देखो आपको ये वैल्यूज दे दी आपको, तो ये बताना आपने कौन कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा हमें किसकी स्पीड ज्यादा होगी। देखो ये थर्ड वन है, थर्ड वन मतलब जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा, यहां देखो स्पीड है, ये किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, थर्ड वन की, सेकेंड वन के बीच में है और फर्स्ट की सबसे कम है। इस ग्राफ से देख के पता करो, देखो स्पीड है यहाँ पे, स्पीड यानी स्पीड कौन सी दी हुई है आपको, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, थर्ड ये दिया हुआ है, सेकंड और फर्स्ट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पता है किसी को, ये होता है √2 RT अपॉन m, हाँ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 2r कॉमन है, इसे भूल जाओ सबके साथ, 2r अंडर रूट कॉमन है, इसे भूल जाओ। अब हम क्या करेंगे, तीनों का कंपैरिजन करेंगे, t और m, हमें दो वैल्यू दी हुई है, देखो कभी भी क्या करना है, कॉमन को भूल जाओ, नहीं तो फायदा नहीं होने का, वो तो सबके साथ चलता रहेगा। कॉमन के अलावा हम क्या करेंगे, चेक करते हैं, देखो पहले हम नाइट्रोजन का चेक करेंगे, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का क्या चेक करेंगे, t अपॉन m, आया समझ में, क्योंकि अंडर रूट, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, √2 RT अपॉन m। अब √2r तो सबके लिए कॉमन है, उसको हमने हटा दिया, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा, हमने सीधा क्या करना है, t अपॉन m। अब देखो नाइट्रोजन का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 28। अब सेकेंड वाला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म्स में देखेंगे, हाइड्रोजन का टेम्परेचर देखो कितना दिया हुआ है, 300, तो हाइड्रोजन हो गया 300 अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2। और तीसरा आपको क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टेम्परेचर है 400, ऑक्सीजन के लिए 400 अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 32। अब आप बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, बताओ। हाँ रुजुल, वेरी गुड, अंश गांधी सही है, सार्थ, अदिति, वेरी गुड। इसका मतलब ये हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड अदिति, अनुजा, तो हाइड्रोजन कौन सा हो गया, थर्ड वाला, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों में से कौन है बताओ, इन दोनों में से कौन है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में से कौन है जिसकी वैल्यू ज्यादा है? गलत है मतलब, इन दोनों को डिवाइड करके देखो एक बार किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, यस, हाँ नहीं, पृथ्वीराज, सही आंसर है, वेरी गुड। इन दोनों को डिवाइड करके देखो ना एक बार, 300 अपॉन 28, सेकेंड दिया क्वेश्चन में ऑप्शन अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इससे करो, इसको सॉल्व करके बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी वैल्यू ज्यादा है,
हाँ, उर्वी जैन सही आंसर है, सही है सूर्यवंशी। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, सेकंड हो गया, और नाइट्रोजन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो इसका मतलब अब सबसे पहले, अच्छा अभी देखो मैच करेगा, फिक्र मत करो। नाइट्रोजन की वैल्यू सबसे पहले किसमें दी है, देखो यहां से देखो, ऑप्शन फर्स्ट में और ऑप्शन फोर्थ में नाइट्रोजन की वैल्यू फर्स्ट दी हुई है। ठीक है, अब आ जाओ, सेकेंड वैल्यू किसकी देनी चाहिए, ऑक्सीजन की। देखो ऑक्सीजन की वैल्यू किसमें दी है, फोर्थ वाले में दी है। पहले नाइट्रोजन दिया है, फिर ऑक्सीजन दिया है, लास्ट में हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। हाँ सार्थ सही है, ऑप्शन 4 इज राइट। कोई डाउट? हाँ ऐसा ही है, देखो 1 2 3 उससे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो पॉइंट है 1 2 3, और 1 2 3 क्या हो गया, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, तो 3 वाला कौन सा होगा, 3 वाला जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, देखो स्पीड दिख रहा है आपको, सपोज करो ये स्पीड क्या है, जैसे आपने ग्राफ बनाया, अब ये ग्राफ में मैंने कर दिया 1, इसे मैंने लिख दिया 2, इसे लिख दिया 3, तो ये स्पीड है। तो जिसकी वैल्यू यहाँ है, सपोज ये 100 है, तो यहाँ कितना होगा, 200 होगा, और यहाँ कितना होगा, 300 होगा। सीधी सी बात है। तो जैसे जैसे आप इधर से लेफ्ट की साइड जाओगे, स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये स्पीड तो दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दी हुई है आपको। तो जिसका ये थर्ड पॉइंट है, जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, वो थर्ड से कॉरेस्पॉन्डिंग है, जिसकी वैल्यू उससे कम है वो सेकेंड वाला, जिसकी वैल्यू फर्स्ट कम है सबसे फर्स्ट वाला। आया समझ में? क्लियर है अब? एनी डाउट? तो इसीलिए कहता हूं देखो, पहले क्वेश्चन करके जब हम उसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आंसर पे पूरा फोकस करो आप। आज भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें पहले भी दिए थे, एक बार फिर भेजता हूं आपको, उससे सॉल्व करो, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन से क्या होता है, फॉर्मूला भी याद होते हैं। देखो जैसे ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला √2RT/m। हाँ अब रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, देखो फास्ट रिवीजन करते हैं। मेरे ख्याल से अभी टाइम है हमारे पास, 20 मिनट का टाइम लेते हैं, तो फास्ट रिवीजन करते हैं एक बार, जिसमें सारी चीजें मिक्सअप हो जाए। आप चाहे एक्स्ट्रा टाइम लो मुझसे, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहोगे तो जैसे संडे को टाइम ले लो, तो आपको मैं पूरा चैप्टर 1 2 टाइम्स रिवाइज करा के क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा सारे अच्छे। ठीक है। वंडर वॉल से, अच्छा ठीक है, वंडर वॉल वाले ले लेते हैं। देखो जो जो आपको दिक्कत आ रही है उससे ही कर देते हैं। देखो वंडर वॉल का, हाँ संडे को जिस समय भी आपको है, 1 1 घंटे का टाइम निकालो, मैं आपको साथ में लर्न भी करा दूंगा। 2 3 बार पढ़ाएंगे तो क्या होगा, लर्न हो जाएगा, तो आपके बेनिफिट के लिए होगा वो। वेंडर वॉल इक्वेशन क्या होती है, देखो वेंडर वॉल कहता है, वेंडर वॉल ने दिया रियल गैस के लिए, तो उसने 2 पॉइंट को क्या किया, टारगेट किया था। पहला उसने कहा, हाँ मैं आपको टाइम दूंगा, तो जो आना चाहेगा रिवीजन का मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा कि इस टाइम में जो ज्वाइन होना चाहेगा वो ज्वाइन हो जाए। तो मैं उसमें आपको जो जो आपके क्वेश्चन टफ वाले होंगे, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है या जो रिवीजन करना है, जिसके क्वेश्चन आंसर ज्यादा करने हैं, आप मुझे बताओ, तो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा उसमें। सही है अब? हाँ तो जितने क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से आपके ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी तक जब आपने पढ़ा तो उसमें ज्यादा नहीं आता, हमें हमें पता नहीं चलता कितना आया कितना नहीं आया। जैसे आप क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करोगे तो ज्यादा क्लिक होती चीजें, तब ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो इसने 2 पॉइंट पे फोकस किया। पहला इसने कहा जो वॉल्यूम होता है वन मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल नहीं होता, इससे आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में आप एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ जरूर होता है। और दूसरी चीज उसने कही कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ए निकाला उसने, ए क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो उसने कहा कि कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जरूर होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये गलत है, रियल में ऐसा नहीं होता है। तो इसने 2 पॉइंट को टारगेट किया। ठीक है, तो यहां से इसने 2 करेक्शन किए। पहला इसने कहा प्रेशर करेक्शन, प्रेशर को हम करेक्ट करेंगे। प्रेशर उसने कहा पी होना चाहिए। पी क्यों होना चाहिए, क्योंकि आइडियल गैस को किसी से मतलब नहीं है, तो जो यहाँ पे आइडियल गैस है पूरा फोर्स अपना यहाँ लगाएगा। लेकिन होता नहीं है, रियल गैस ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस तो क्या है, इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन रियल के गैस में क्या हुआ कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। जो मॉलिक्यूल यहाँ टकरा रहा है, इसके सामने कितने मॉलिक्यूल है,
क्योंकि ये इसको खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो यानी कि जितनी कंसंट्रेशन इसके सराउंडेड में है, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो इसके अराउंड है, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो किसके सराउंडेड में है, कोलाइड कोलाइड मॉलिक्यूल के जितने सामने है उसकी कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगी इसको खींचेंगे तो उतना ये प्रेशर लगा नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय कोलाइडल मॉलिक्यूल्स। दूसरा वो कहता है कि किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कोलिजन पे, नंबर ऑफ कोलिजन। अगर ज्यादा कोलिजन होंगे तो क्या होगा, पी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि पी आइडियल इज इक्वल टू क्या होता है, पी रियल प्लस पी डैश, ये पी करेक्शन हो गया। तो पी करेक्शन कितना होगा, जितने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे उतना पी करेक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उतना रियल गैस कम प्रेशर लगा पाएगा। सपोज करो एक रियल गैस लगा रहा था 10 एटीएम, ठीक है, रियल गैस, और आइडियल गैस लगा रहा था 50 एटीएम। तो 15 एटीएम देखो, एक आइडियल गैस लगा रही है 15 एटीएम और एक रियल गैस लगा रहा है 10 एटीएम। अब ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए था, अब मैंने नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा दिया, मैंने कहा 10 मॉलिक्यूल के लिए बताओ, 10 मॉलिक्यूल के लिए। तो आइडियल गैस का कितना होना चाहिए था, 150, लेकिन रियल गैस कितना लगा रही है, 100 लगा रही है, 10 10 या 100, यानी कितना कम हो गया, 50, और यहाँ पे कितना था, 5 था। फिर मैंने नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा दिए, 20 कर दिए, 20 करेंगे तो ये डबल हो जाएगा 300, ये भी डबल हो जाएगा 200, और यहाँ पे पी डैश क्या हो गया, 100 हो गया, यानी बढ़ता जाएगा। जितना मैंने नंबर ऑफ कोलिजन करते जाऊंगा, ज्यादा कोलिजन करूंगा तो ये पी डैश की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कितने पे, किस पे डिपेंड करेगा, जितना कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल टकरा रहे। आया समझ में? तो यहाँ पे दो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है पी डैश। तो पी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी इंटू एन अपॉन वी। कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा डायरेक्टली एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है, ये आ गया ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, प्रेशर करेक्शन। यानी अब उसने कहा प्रेशर कितना लगेगा, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इतना और बढ़ना चाहिए रियल गैस के लिए। ये किसमें खा गया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इतना वॉल्यूम, इतना प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो अब फिर उसने कहा सेकंड वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम के लिए क्या था कि जो आइडियल गैस थी, आइडियल गैस में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या था, नेग्लिजिबल था, 0 था। लेकिन रियल गैस के केस में ऐसा नहीं होता है, रियल गैस में जो वॉल्यूम होता है एक मॉलिक्यूल का वो नॉट नेग्लिजिबल टू 0, इसमें लगभग 0 माना था रियल आइडियल गैस में। तो अब इसके लिए सपोज उसने कहा कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम सपोज करो V है, ठीक है। ये तो कब था, जब वो रेस्ट स्टेट में खाली बैठा हुआ है, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल खाली नहीं बैठता है। तो जो मॉलिक्यूल है अगर वो मूविंग स्टेट में होगा तो उसकी जो स्पीड होती है वो 4 टाइम्स हो जाती है, 4 टाइम्स। आपको निकाला था मैंने कैसे, ये डेरिवेशन करके निकाला था। और v की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि स्पेयर होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है, ठीक है। और ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए था, अगर एक मोल के लिए होगा तो Na हो जाएगा। Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है एवोगाड्रो नंबर होता है, और इसका 4 टाइम्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ये बी की वैल्यू थी जो हमने निकाला था। बी मतलब साइज, इफेक्टिव साइज। अभी हमने कहा था बी, जितना बी की वैल्यू ज्यादा होगी यानी कि इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब इसके लिए एक मोल के लिए जो अवेलेबल स्पेस होगा वो कितना हो जाएगा, अवेलेबल स्पेस, टोटल वॉल्यूम V है माइनस B। वो अपनी जगह से छोड़ के पूरी जगह पे घूम सकता है। जैसे आपको मैंने कहा आप रूम में कहाँ घूम सकते हो, तो जहां पे आप बैठे हो इस पोजीशन को छोड़ के आपके लिए पूरा स्पेस अवेलेबल होगा। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो जितना आपका वॉल्यूम होगा उसको छोड़ के आप पूरी जगह पे घूम सकते हो। आइडियल गैस में क्या था, इसकी वैल्यू 0 थी, इसीलिए वो सारी जगह घूम सकता था, तो उसके लिए हमने टोटल V माना था। लेकिन वो रियल गैस में ऐसा नहीं होता, तो ये अवेलेबल स्पेस कितना होगा, V माइनस बी। अगर n मोल्स हो जाएंगे तो हो जाएगा V माइनस एन बी। तो ये हो गया करेक्शन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसको छोड़ के। जैसे सपोज करो ये रूम है और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए टोटल, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो गई। तो इसको छोड़ के, इतने को छोड़ के बाकी सारा स्पेस इसके लिए अवेलेबल होगा घूमने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम V हो गया, तो V माइनस एन बी।
ये हो गया स्पेस अवेलेबल टू मूव बाय द एन मोल ऑफ गैस। तो अब इसके बाद वंडरवॉल ने क्या निकाला, वंडरवॉल ने कहा कि जो पहले की इक्वेशन होती है वो रियल गैस के लिए नहीं चलेगी, रियल गैस के लिए ये वाली चलेगी एनबी। देखो ये प्रेशर करेक्शन हुआ, ये वॉल्यूम करेक्शन हुआ, और एनआरटी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन है, आर की वैल्यू फिक्स होती है, टेम्परेचर सबके लिए फिक्स है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया वैंडरवॉल इक्वेशन। यहाँ पे ए और बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ए क्या बताता है, ए बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ए की वैल्यू ज्यादा होगी, और उतनी जल्दी वो क्या करेगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, उतनी जल्दी वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विफाइड जल्दी हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा ए की वैल्यू के लिए तो आपने देखना है उसका मॉलिक्यूलर वेट, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा ए की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई कंपाउंड आ गया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम सबसे पहले मानते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कंसीडर्ड होगा मॉलिक्यूलर वेट के। फिर आप मॉलिक्यूलर वेट को भूल जाओ, फिर आप चेक करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे मैंने कहा O2 N2 NH3 एंड CO2, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका है 32, इसका 28, इसका 44, इसका 70। लेकिन अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो अमोनिया को हम सबसे पहले देंगे। अब इसके बाद इसमें कोई ये क्या आपकी गैस हो गई तो इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसी की मानी जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब बाकी मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, देखो CO2 इसके बाद, उसके बाद O2, फिर N। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को देखते हैं इन जनरल। लेकिन अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई या कहीं पे पोलर आ गया, कोई पोलर मतलब जहाँ पे चार्ज होता है, तो पोलर की वैल्यू ज्यादा होती है नॉन पोलर से। बस आपको दो चीज याद रखती है, यही कंपटीशन में ज्यादा आता है। ए और बी बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉम्पिटेटिव में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये ए है आपके पास। इसके बाद बी होता है, बी अब इसकी यूनिट पूछी जाती है कई बार, तो P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर से निकालते हैं। होता क्या है, जब भी आप निकालोगे तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा इसको हम इक्वल मान लेते हैं। ये दोनों का क्या होगा, एक ही वॉल्यूम होगा क्या, क्योंकि ये भी तो प्रेशर ही है, ये भी प्रेशर ही निकाला हमने, तो इसीलिए इन दोनों का जो यूनिट होगी वो सेम मानी जाती है। यहाँ से आप एक ही यूनिट को निकाल सकते हो, तो क्वेश्चन में कई बार एक ही यूनिट भी पूछी हुई है। ए कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। पी प्रेशर वॉल्यूम एन, तभी कहा मैंने आपको यूनिट याद करनी है। ठीक है, अब बी होता है, बी के लिए भी यूनिट पूछी जाती है, वी एन बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वी इज इक्वल टू एन बी, तो बी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एन। वॉल्यूम हो गया आपका किसी में भी लीटर में दे सकते हैं, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से आपको बी की यूनिट। बी क्या होता है, इफेक्टिव साइज ऑफ वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें अभी मैंने कहा था बी की वैल्यू ज्यादा होगी यानी वो कम कंप्रेसिबल होगा, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर ये बड़ा साइज है, जैसे गैस का बड़ा 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 साइज है, तो आप इसे ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते ना। एक में देखो ये साइज ले लिया मैंने, और दूसरे में मैंने क्या किया, गैस का बड़ा साइज ले लिया। देखो ये बड़े बड़े साइज हो गए। अब आप दोनों से प्रेशर लगाओ तो क्या होगा कि इसका बड़ा साइज होने की वजह से क्या होगा, ये कम कंप्रेस हो पाएगा, ये ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पाता। ये ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि छोटा साइज है। आपने देखा होगा कि अगर आपने एक बॉक्स में ईंट रखोगे या पत्थर रखते हो तो बड़े बड़े पत्थर कम आते हैं, और अगर आपने छोटे छोटे अगर चावल के दाने रखोगे तो ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि छोटा साइज होता है तो पूरी जगह पे वो क्या होता है, फिल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये होता है कि बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो कंप्रेस कम हो पाएगा, लेस कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि बी है एक मॉलिक्यूल का साइज। और बी जनरली किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। बी ज्यादा होगा अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया तो, क्योंकि अभी हम कह ही रहे थे साइज जितना ज्यादा होगा बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है तो इस पे क्वेश्चन आते हैं ए और बी पे। तो ये हो गया आपका वैंडरवॉल का। और बताओ इसमें कुछ पूछना है या कोई और टॉपिक जो आपको टफ लगा हो, जो आपको समझ में नहीं आया होगा टॉपिक, उसे फिर से पूछो मुझे दोबारा। हाँ, ये ब्लैक बोर्ड तो कोई टॉपिक है नहीं इसमें, ये आउट ऑफ कोर्स आ गया अंश। इसमें क्या होता है, थोड़ा स्पीडली चल जाता है, स्पीड, इसमें स्पीड हो जाती है। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, देखो काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, देखो काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट।
हाँ, इसके बाद बताऊंगा सूर्यवंशी। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी गैस होगा जो वो मॉलिक्यूल से मेड अप होता है। मतलब गैस का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। और ये मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली कंटिन्यूअस मूव करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई मॉलिक्यूल रुक गया, गैस का कोई भी मॉलिक्यूल कभी रुकता नहीं है, यानी रैंडमली कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। ठीक है, हाँ हाँ सर। तो मॉलिक्यूल क्या रैंडमली मूव करते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन सीधा जाएगा। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे टेढ़े मेढ़े जा रहा है, मॉलिक्यूल हर हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ये माना जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा कहता है कि जो वॉल्यूम होता है एक मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है गैस का। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लगभग लगभग 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम होता है साइज, तो उसे हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तीसरी चीज वो कहता है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मॉलिक्यूल के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना कोई रिपल्सन होगा। ठीक है, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, इसीलिए मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है इसमें, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात है, उतना मूवमेंट ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ये नहीं कि आपने ग्रेविटी की वजह से मॉलिक्यूल नीचे आ गए, आपने देखा कभी कि मॉलिक्यूल नीचे आए, सारी जगह पे मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और गर्म मॉलिक्यूल ज्यादातर ऊपर होती है हवा में। ठीक है, इसका मतलब इसमें ग्रेविटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है सबको? नंबर नेक्स्ट क्या होता है कि जब वो कहता है कि जो गैस होता है, गैस के मॉलिक्यूल तो आपस में क्या करते रहेंगे, कोलाइड करते रहेंगे, आपस में टकराते रहेंगे। होता है, गैस के मॉलिक्यूल टकराते रहते हैं, एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता रहेगा, तो उसे कहते हैं कोलाइड करना। लेकिन ये कोलाइड कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है इसमें ना तो काइनेटिक एनर्जी लॉस करता है ये, और ना ही ये कोई मोमेंटम को लॉस करता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सपोज करो ये अपनी एनर्जी को लॉस करता तो क्या होता, एक ऐसा टाइम आता ना कि गैस का मॉलिक्यूल नीचे गिरा मिलता आपको, ये पूरी अपनी एनर्जी खत्म करके नीचे गिर जाता। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, आपने देखा नहीं आज तक कोई गैस का मॉलिक्यूल नीचे गिरा होगा। यानी कि ये टकराते जरूर है, लेकिन उसके टकराने से ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ता है ना इसके मोमेंटम में कोई फर्क पड़ता है, उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट वन क्या आ गया इसमें कि प्रेशर किसकी वजह से होता है, जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो करता है कोलिजन की वजह से। जो गैस के मॉलिक्यूल है वो लगातार कोलिजन करते रहेंगे वेसल के ऊपर, टकराते रहेंगे, तो उसकी वजह से वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जैसे गैस के मॉलिक्यूल आप पे टकरा रहे तो प्रेशर लगा रहे हैं आप, तो प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है गैस में, कोलिजन की वजह से। कोलिजन, जो गैस के मॉलिक्यूल लगातार टकराते रहेंगे वेसल में, उसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? और ये किसी भी डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करते रहते हैं मॉलिक्यूल को, ये नहीं है कि आपको इधर ही जाना है इधर जाना है, किसी भी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में मूव करते हुए डिफरेंट वेलोसिटी से। तो ये आपके हो गए पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक का मतलब क्या था, मूवमेंट हो जाना। हाँ अंश गांधी फिक्र मत करो, अब आपको संडे को क्लास लेता हूँ मैं, उसमें आपको सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं, फिक्र मत करो, मैं आपको पहले दूंगा। पहले आप टेस्ट दे दो, टेस्ट के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और उसके बाद एक टाइम रखेंगे जिसमें हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब आप कभी भी टाइम ले सकते हो, संडे एक्स्ट्रा टाइम लो मुझसे, एक एक दो दो घंटे का आप उसमें पढ़ सकते हो। आप कोई भी चैप्टर उठाओ कि हमें इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस करने, तो मैं आपको उसके क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, फिक्र मत करो, 1 to हाई लेवल तक सारा चलेंगे। आप देखो, एक है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन किस केस में होगा, लिक्विफिकेशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड में चेंज होना। लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विड में चेंज करना, और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, गैस की। तो जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विड में चेंज होना।
अब गैस लिक्विड में कैसे चेंज होगी? गैस के मॉलिक्यूल तो दूर दूर भाग रहे हैं और आपको उसे लिक्विड में चेंज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को कम करना। तभी तो आप फ्रिज में रखते हो किसी चीज को। फ्रिज का में रखने का काम क्या है? कि उसका टेम्परेचर आप कम कर देते हो, ठीक है। और टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर को हम बढ़ा देंगे, प्रेशर को हाई कर दो, तो इसकी वजह से क्या होता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं लिक्विफिकेशन होना, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन में, लेकिन वो कहता है कि इसमें कुछ चीज का ध्यान रखना है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होता है। जैसे मैंने CO2 को कहा आपको कि क्रिटिकल टेम्परेचर सपोज करो 31 पॉइंट समथिंग है, 38। अगर आपने टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रखा है, अबव रखा है, तो आप किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते किसी भी हालत में, एट एनी रेट। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा लो, लेकिन क्या होगा? इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वजह से हम वेपर्स को और गैस को हम चेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। देखो गैस का क्या होता है? गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर देखो, आप बता सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर इन दोनों में से कम किसका होगा? वेपर्स का या गैस का? क्रिटिकल टेम्परेचर कम किसका होना चाहिए? क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का कम होता है, वेपर्स का ज्यादा होता है। तभी तो जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो वेपर्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसमें भी। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लिक्विफिकेशन का। अब जब आपने क्रिटिकल टेम्परेचर को रखा, अब आपको किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है? आपने क्रिटिकल टेम्परेचर रखा और गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे, तो जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा उसे कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, जितना कम से कम प्रेशर चाहिए। और क्रिटिकल वॉल्यूम होता है कि एक 1 मोल गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया आपने, तो उसे कहेंगे, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, ये दोनों के दोनों होने चाहिए, नहीं तो गैस लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती। आया समझ में? और कोई पॉइंट जिसमें डाउट है? रिवीजन देखो, दो एक बार में और संडे को बताऊंगा, आपको पूरा लर्न हो जाएगा पूरा चैप्टर, केवल 1.5 आवर्स में। मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा, एक बार पढ़ के देखो आप लोग, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएगा, ठीक है। फास्ट चलेंगे हम ऐसे ही, देखो। और आपको कौन कौन सी चीज में आपको टाइम बता दूंगा। पहले आपको टेस्ट का टाइम बताया जाएगा, फिर आपको रिवीजन का टाइम बताया जाएगा संडे को। तो फिक्र मत करो, जो भी चीज आपको डाउट है, और क्वेश्चन में हाई लेवल के देता हूँ आपको, लो से हाई, ठीक है। और आपको एक बार देखना है क्वेश्चन को, फिर मैं आपको उसके आंसर बताऊंगा। तो मैं मीटिंग को यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। जो भी डाउट होंगे मुझे आप पर्सनली मैसेज करके पूछो, ठीक है। आपके लिए अवेलेबल हूँ मैं हर समय, जब भी आप कहोगे। और मैं ऑफ करता हूँ इस मीटिंग को। बाय, हैव अ नाइस डे।